माननीय सभापति महोदय जी, कल भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। हम लोग सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम के जांबाजों को सब बहुत बहुत बधाई देते हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए। चलिए आपका मैं स्वीकार करता हूं, मगर आप ये भी स्वीकार कर लिए कि कर लीजिए कि जो सैमसन था वो मलयालवी केरल का आदमी है और उसी केरल के नन यहाँ आए थे तो आपके लोगों ने उसके साथ पीटा था, तो उसको भी थोड़ा शर्म डालते हुए करिएगा। एक उल्लेख है, जैसा कि आप सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे कि समूचे विश्व में राष्ट्रकुल दिवस प्रतिवर्ष मार्च माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। तदनुसार आज सोमवार दिनांक 9 मार्च 2026 को राष्ट्रकुल दिवस पर राष्ट्रकुल देशों ने एक समृद्ध राष्ट्रमंडल हेतु एकजुटता से अवसरों की खोज को राष्ट्रकुल दिवस का विषय निर्धारित किया है। राष्ट्रकुल देश ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे 56 स्वतंत्र देशों का एक संघ है। विश्व की लगभग 1/3 आबादी, जिनमें धर्मों, जाति, संस्कृति, संप्रदाय एवं परंपराओं को मानने वाले नागरिकों का समूह राष्ट्रकुल में सम्मिलित है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। आइए हम सब राष्ट्रकुल दिवस का विषय एक समृद्ध राष्ट्रमंडल हेतु एकजुटता के अवसरों की खोज को मूल मंत्र मानते हुए इस अवसर पर राष्ट्रकुल परिवार के 56 देशों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, असमानता, आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौतियों का समाधान खोजने और सभी देशों के मध्य शांतिपूर्ण एवं खुशहाल वातावरण तैयार करने का संकल्प ले। आप सभी सम्मानीय सदस्यों को पुनश्च राष्ट्रकुल दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रश्नकाल श्री बघेल लखेश्वर जी। सभापति महोदय, मैंने धान खरीदी के संबंध में प्रश्न लगाया था और मंत्री जी का जवाब आया है, लेकिन आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने तो धान खरीदी और उठाव के संबंध में जानकारी प्रपत्र में दी है, लेकिन एक शब्द ये उल्लेख किया है कि प्रथम और द्वितीय किस्त में धान जमा किए जाने से संबंधित को औचित्य नहीं है, ऐसा आपने उल्लेख किया है। आपने धान खरीदी कब शुरू किया और धान खरीदी कब और दूसरे किस्त में आपने बढ़ाया, थोड़ा उल्लेख करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत ही वरिष्ठ सदस्य बस्तर संभाग के धान खरीदी के संबंध में जानकारी चाहे माननीय सभापति महोदय, उसको जानकारी दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, बस्तर संभाग में कुल पंजीकृत कृषक हैं 2,72,641। धान बेचने वाले कृषक है 2,28,029। माननीय सभापति महोदय, कुल उपार्जित धान 13.74 लाख मीट्रिक टन ये खरीदी हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैंने पूछा था कि आपने धान खरीदी कब शुरू की और कब उसका समाप्त था और दूसरी किस्त में कब खरीदे, वो वाली बात पूछी। आपने बताया कि प्रश्न औचित्य नहीं होता, तो मैं बोला कब शुरू किए थे और दूसरी किस्त में कब खरीदे। माननीय सभापति महोदय, धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू किया गया था माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 31
जनवरी तक के चला माननीय अध्यक्ष में, और उसके बाद कुछ जो सत्यापन हुआ था, कुछ टोकन कटा था, वो बच गया था माननीय अध्यक्ष महोदय। तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा फिर से किसानों के मांग पे फिर से 5 एवं 6 फरवरी को समय दिया गया अध्यक्ष महोदय, और ये 2 दिन खरीदी और हुआ है। धन्यवाद। लेकिन आपके लक्ष्य धान खरीदी की क्या था? आपने कितने किसानों का धान खरीदा है उसमें संबंध में तो उल्लेख किया है, लेकिन हमारे बस्तर संभाग के 44,000 से अधिक किसानों का धान खरीदी नहीं हुआ। वो ऐसे कौन से किसान हैं जिनका क्या कारण से धान खरीदी नहीं हुआ, और कितने वनाधिकार पट्टाधारी थे, कितना ऋणी थे, कितना अऋणी थे, वो थोड़ा इसको स्पष्ट करेंगे। माननीय सभापति महोदय, जितने किसान के द्वारा धान खरीदी केंद्र में धान लाया गया सभापति महोदय, उनका धान हम खरीदे हैं माननीय सभापति महोदय। और माननीय हमारे वरिष्ठ विधायक जी पूछ रहे हैं कि ये 44,612 ये जो किसान है, ये लोग धान नहीं बेचे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, ये जो किसान हैं धान खरीदी केंद्र पे धान ही नहीं लाए हैं माननीय सभापति महोदय। ये सभापति महोदय, जो किसान कर्जा लिया है और वो किसान धान नहीं ले जाएगा, आपकी लचर व्यवस्था के कारण से आप तो दुनिया भर, एक तो आपने कहा है किसानों से 21 कुंटल धान खरीदेंगे और 3100 रुपया देंगे, तो दुनिया भर के प्रपंच करने की क्या जरूरत है? कैरी फॉरवर्ड चाहिए, है ना, आप उसका सत्यापन करना है, उसको दुनिया भर का नाटक करके किसान को आप गड़गड़ाए। अब कम एक एक किसान 10-10, 15-15 बार तहसील कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में, कलेक्टर में, फूड विभाग में चक्कर काटता रहा, लेकिन उस किसानों का ना आप धान खरीदे, ना स्पष्ट कोई करेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात सभापति महोदय, एक तो धान खरीदी की समझिए, जितना लचर, आप प्रश्न करिए ना जी। प्रश्न ही है, प्रश्न करिए। प्रश्न ही है सर, आपका संरक्षण चाहिए। धान खरीदी मामला गंभीर है और सबसे बड़ा घोटाला ये धान खरीदी में हो रहा है। पिछले साल का हो चाहे अभी साल का हो, अभी तक कोई ईंट खरीद रहा है, कोई गिट्टी खरीद रहा है, कोई मुरुम खरीद रहा है, कोई पानी डाल रहा है, देख तो रहे हैं। उस बारे में पूरा सदन जानना चाहती है, पूरा किसान भी जानना चाहती है। मेरे को थोड़ा संरक्षण चाहिए आपका, मैं विस्तृत मंत्री जी से जवाब चाहूंगा, है ना। तो आपने कहा कि कोई किसान धान खरीदने नहीं आए, बेचने ही नहीं आए, भटकता रहा किसान। आपने इतना नियम कानून बना दिया था कि उस नियम कानून समय पे आपने पालन नहीं कराया। एक तो किसान को जारी नहीं किया, पिछले साल पंजीयन किया किसान, उसके आधार पे वो किसान अगले साल बेचना चाहता है। आप क्या है, प्रश्न नहीं कर रहे हैं। प्रश्न नहीं है सर, यही को स्पष्ट करेंगे। सीधा सीधा प्रश्न करिए ना, प्रश्नकाल में यही होता है। प्रश्न नहीं कर रहा हूं मैं, तो आपने मैं ये जानना चाहता हूं कितने किसान जो वनाधिकार पट्टाधारी है और कितने किसान ऋणी है और कितने अऋणी है, वो थोड़ा संख्या बता देंगे। चलिए। माननीय सभापति महोदय, इसमें माननीय हमारे वरिष्ठ विधायक जी के द्वारा वन पट्टा के संबंध में जानकारी नहीं चाहिए गया माननीय सभापति महोदय, ऐसा कुछ है तो वन पट्टा के संबंध में। और दूसरा माननीय सभापति, मैं कहना चाहता हूं, जो भी किसान पंजीयन कराते हैं 100% धान नहीं बिकता माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं पूरा आप लोगों के कार्यकाल का भी बताना चाहता हूं कि 100% जितना पंजीयन होता है उतना धान कोई भी वर्ष नहीं बिका है माननीय सभापति महोदय। कहो तो मैं पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी दे देता हूं।
और जो धान बेचने आए हैं खरीदी के उसका धान खरीदे हैं माननीय सभापति महोदय। और चाहे तो मैं बता देता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि 18-19 में कुल पंजीकृत किसान थे, नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ, आपके कार्यकाल में भी 70%। हमारे कार्यकाल में क्या उसी को ही रखते रहेंगे क्या? कितना साल तक कोई चाहे सरकार आप माननीय मंत्री जी पहले एक प्रश्न है माननीय सदस्य का, जो आसंदी से व्यवस्था दी गई कि ये बताइए कि कितने किसान ऋणी हैं जिसका धान नहीं पट पाया, कितने अऋणी हैं और कितने वन अधिकार पट्टा वाले हैं। बस इतना ही तो आपसे पूछा गया है। आप तो 18-19 में चले गए। माननीय सभापति महोदय, ये प्रश्न देख लीजिए सभापति महोदय, जितना ऋणी है और जितना अऋणी है, मैं एक ही लाइन में कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि जो भी किसान खरीदी के धान बेचने आए उसका धान खरीदी किए, और आपके प्रश्न में ऋणी अऋणी का जानकारी ही पूछा ही नहीं गया। पूछे नहीं, पूरक प्रश्न पूछा है। वन पट्टा के बारे में पूरक प्रश्न है। आप हम लोग सब कुछ क्वेश्चन में पूछेंगे तो पूरक क्या क्वेश्चन लगाएंगे? कितना ऋणी है, कितना अऋणी है, उतने बता दीजिएगा। कितना आवेदन आपका आया है बाजू से पूछ लीजिए, बाजू से पूछ लीजिए। माननीय सभापति महोदय, प्रश्न में ऋणी अऋणी का नहीं है, बाकी ऐसा नहीं है माननीय अध्यक्ष। नहीं, आप माननीय सदस्य को जानकारी लेकर के उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि आपने पूछा नहीं, वास्तविक में प्रश्न उद्भूत नहीं होता। मेरे को उपलब्ध बात नहीं, जानकारी सदन जानना चाहता है कि कितना पूरा किसान छत्तीसगढ़ के बस्तर का ही नहीं, तो डिटेल दिया होता। जी। आपके प्रश्न में है नहीं सर, इसलिए उद्भूत नहीं होता। लेकिन मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आपको जानकारी लेकर के आप माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ललित चंद्राकर ललित चंद्राकर उपलब्ध करा दूंगा माननीय सभापति। ये हमारा एक जवाब नहीं आया सर, हमारा एक भी जवाब नहीं आया। हमारा जानकारी देने के संबंध में एक सीरीज आप कर लीजिए ना, बोल रहा हूं मैं, आप प्रश्न कर लीजिए, ये बोल रहा हूं मैं। माननीय मंत्री जी, अब माननीय आसंदी से ये व्यवस्था आ गया कि जो प्रश्न पूछे लखेश्वर जी वो उद्भूत नहीं होता, लेकिन लखेश्वर जी ने प्रश्न पूछा उसी में पूछ लेता हूं। उन्होंने लिखित में आपको कहा है कि कितने किसानों ने दूसरे किस्त में धान जमा किए तथा कितने किसानों ने धान जमा नहीं कर पाए, कृपया करके जिलावार बताएं। तो जमा किए हैं वो तो बता दिए, जमा नहीं किए वो किसान कितने हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ये बता दीजिए कितने समर्पण कराए आप और कितना बिना समर्पण के हैं, समर्पण कितने किसान कराए वो बता दें। माननीय सभापति महोदय, बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। अब प्रश्न में नहीं तो उसको बताने की क्या जरूरत है? वरिष्ठ है, उसमें डाउट है क्या? इसमें समर्थन वो वरिष्ठ है, उसको सब जानते हैं, उसमें डाउट क्या है? हाँ, ये मैं बता देता हूँ माननीय नेताजी को। ये जो है 25-26 में बस्तर में 9,606 किसान जो है ये धान नहीं बेचे हैं। बीजापुर में 2,862, दंतेवाड़ा में 6,412, कांकेर में 9,457, कोंडागांव में 7,734, नारायणपुर में 4,257 और सुकमा में 4,284। इस तरह कुल 44,612 किसान हैं माननीय सभापति महोदय। ये लोग धान बेचने के लिए धान खरीदी के अंदर उपस्थित ही नहीं, आए ही नहीं है माननीय सभापति। माननीय सभापति महोदय, समर्पण कितने कराए? मैं तो पूरा धान अपना बेचने पाया, समर्पण कितने लोग किए? दिया नहीं गया है। कितने किसानों से जबरिया समर्पण कराए? किसान है तो कर्जा लिए, कम से कम 3,000 जबरिया समर्पण कराए। सब लिखा हूँ सर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, इस प्रश्न में पूछा ही नहीं गया माननीय अध्यक्ष महोदय समर्पण के संबंध में। हाँ ना, भी आप देख लीजिए, पढ़ के देख लीजिए, उठाव की स्थिति पूछा है
और धान के सभा- संबंध में जानकारी दिया और कितने किसान सभापति ने बेचा है, महोदय, उसका हमने भी मैं कितना एक जानकारी कितना दे रहा हूं। किसानों की संख्या दी है। प्रश्न देखो, आपका प्रश्न हो गया तब नहीं, नेताजी सर, मेरा पूछे हुआ हैं, नहीं है। उनके मेरा प्रश्न का जवाब उन्होंने आया नहीं। जवाब दे दिया। श्री ललित नहीं, चंद्राकर सर, मेरा जवाब नहीं आया है। अब सर ये बताइए कि समर्पण कराए ये इसमें कैसे उद्भूत नहीं होता? आप पूछ लीजिए ना उसको, मैं बोल रहा हूँ, आप पूछो ना आप, और मंत्री माननीय जी जवाब देंगे, मंत्री जो जी, जवाब उनके पास में है वो देंगे भाई जवाब। माननीय आपने सभापति कहा महोदय, ये संख्या मैं- बता दिया आपने कि इसमें इतने किसानों ने दूसरे किस्म धान बेचा, फिर आपने ये बता दिया कि 44,000 किसान है जो धान नहीं बेचे। अब सवाल ये मेरा यही है कि उसमें कितने किसान समर्पण आपने कराया, कितने आवेदन आए, कितना जबरिया कराए, और उसमें कितने किसान का ऋण अभी बचा हुआ है? ये उनका मूल प्रश्न। मूल प्रश्न नहीं माननीय सभापति महोदय, मैं फिर भी कहना चाहूँ हमारे वरिष्ठ नेता, ये प्रश्न में है ही नहीं है जो आप पूछ रहे हैं। आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा। श्री ललित चंद्राकर, सभापति महोदय, एक आपका प्रश्न बढ़ नहीं गया। नहीं ललित नहीं चंद्राकर नहीं, जी, एक मेरा उत्तर तो आया ही नहीं है सबसे। मेरा उत्तर आया नहीं, प्लीज आपका संरक्षण प्रश्नकाल में यही है कि मूल प्रश्नकर्ता के बाद में जो सप्लीमेंट्री पूछा जाता है उसके बाद प्रश्न आगे बढ़ जाता है। ललित चंद्राकर जी, उठाव के संबंध में 2 शब्द करना है। ललित प्लीज सर। चंद्राकर जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके द्वारा पत्र 12 में 42 ऐसे एजेंसी की जानकारी दी गई है जिसके द्वारा 1 से अधिक उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही है। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 कंडिका 9(4) के तहत उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन किसी भी अभिकरण को एक उचित मूल्य की दुकान का आवंटन किया जाना है तथा किसी भी स्थिति में 2 उचित मूल्य की दुकानें से अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु दुर्ग जिले में खदान विभाग के द्वारा नियमों को ताक पर रखकर 11 एजेंसी को 2 से अधिक दुकानें दी गई है। माननीय मंत्री से यहां बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त दुकानों का भंडारण की क्या व्यवस्था है, आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले भवनों में कितने उचित मूल्य की दुकानें संचालित है, उक्त दुकानों में भंडारण की क्या व्यवस्था है। जानकारी माननीय मंत्री से आग्रह है कि नियमों के विपरीत 2 राशन दुकानों के अधिक से संचालन करने वाले एजेंसियों का राशन दुकानें तत्काल निरस्त करने की घोषणा करें एवं सभी अधिकारियों पर कार्रवाई करें। और जो जानकारी मुझे दिया गया है उससे भी अतिरिक्त 6 दुकान भी और अधिक इन लोग 6 दुकानें चला रहे हैं, लोग 2 से अधिक दुकानें चला रहे हैं। मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, दुर्ग जिला में ये जो 11 समूह है माननीय सभापति महोदय, ये 2 दुकान से अधिक चला रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, ये संलग्न भी होता है माननीय अध्यक्ष महोदय। जैसे कोई शिकायत आ गया या कभी जांच में उस दुकान में गड़बड़ी पाया जाता है तो दुकान को निरस्त करके कोई पास की दुकान में संलग्न कर दिया जाता है माननीय सभापति महोदय। उसी प्रकार से संलग्न किया गया है। ये ऐसे 11 समूह है। कहो तो मैं विधायक जी को पढ़ के बता देता हूं। पहला मां लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह, इसका कुल दुकान है 1, उसमें संलग्न किया गया है 2, कुल मिलाकर के 3 दुकान चल रहा है। नारी जागृति महिला स्व सहायता समूह है, इसका मूल दुकान है 1, उसमें 2 संलग्न है। दुर्गा दीदी बैंक मूल दुकान 2 है, उसमें 1 संलग्न है। नव साक्षर दीदी बैंक मूल दुकान 3 है, उसमें संलग्न नहीं हुआ है। पवित्र महिला मंडल मूल दुकान 3 है, उसमें 1 दुकान संलग्न किया गया है माननीय सभापति महोदय। इसी प्रकार कुल मां लक्ष्मी दीदी बैंक है, कुल दुकान 3 है, इसमें भी संलग्न नहीं हुआ है। आधुनिक जागृति महिला स्व सहायता समूह मूल दुकान 1 है, उसमें 2 दुकान संलग्न है। माननीय सभापति महोदय, ये नारायणी मांत्रे महिला स्व सहायता समूह, इसका मूल दुकान 1 है, उसमें 3 दुकान संलग्न किया गया, ये कुल 4 दुकान चला रही है। काली मई महिला स्व सहायता समूह मूल दुकान 1 है, उसमें 2 दुकान संलग्न है। नवजन कल्याण महिला स्व सहायता समूह मूल दुकान 1 है, उसमें 2 संलग्न हुआ है माननीय सभापति महोदय। इस तरह से एक कुल
11 दुकान हैं, एक दुकान उसमें और है कनक महिला स्व सहायता समूह, कुल दुकान एक है, उसमें 2 दुकान संलग्न किए गए हैं। इस तरह 11 दुकान है माननीय सभापति महोदय, जिसमें 2 से अधिक दुकान है चला रहे हैं। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाह रहा था कि 11 दुकान की जानकारी इसमें दिए है, लेकिन 11 दुकान से भी अधिक दुकानें वहां संचालित है, जबकि वो नियम के विरुद्ध है। क्या उस पर कार्रवाई करेंगे क्या मंत्री जी? क्या है माननीय सभापति महोदय, वैसे 2 दुकान चलाने के बारे में मैं आदरणीय विधायक जी को बताया हूं, और कुछ दुकान जो है 2 से अधिक दुकान चला रहे हैं। मैं माननीय सभापति महोदय इसका मैं परीक्षण करा लेता हूं, और जहां जहां आवश्यकता है वहां नए दुकान आवंटन की प्रक्रिया के लिए अधिकारियों को निर्देश करता हूं। माननीय सभापति, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे माध्यम से जानकारी चाहता हूं, क्या जो गलत आवंटन हुए क्या उस पर कार्रवाई करेंगे क्या मंत्री जी? माननीय सभापति महोदय, ये 2 से अधिक दुकान के संबंध में मैं बता दिया, और जो गलत आवंटन है वैसे बताया, जो आवंटन है और उसमें जो संलग्न किया जाता है, तो संलग्न तो विशेष परिस्थिति में किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, अगर कोई दुकान को हम निलंबित करते हैं तो कोई दुकान पे उसको संलग्न कर देते हैं। इस तरह ऐसा कोई भी दुकान है तो आप बता दीजिए, दे दीजिए उसको, मैं आप पर्टिकुलर दे दो ना लिख करके। मेरे पास जानकारी है, मैं मंत्री जी को दूंगा। श्री कवासी लकमा, और प्रश्न है महोदय जी? और प्रश्न है, जल्दी करें। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की खंडिका 9 अनुसार उचित मूल्य की दुकानें का आवंटन ऐसे अन्य सरकारी समितियों महिला स्व सहायता समूह को किया जाएगा जो आवेदन पत्र होने की तारीख के कम से कम 3 माह पंजीयन एवं कार्यरत हो तथा जिसे सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो, उल्लेखित हो। किंतु दुर्ग जिला में नियम विरुद्ध वंदना स्व सहायता समूह का पंजीयन 2025 में हुआ है और दुकान का आवंटन पंजीयन तिथि 4 वर्ष पूर्व 2021 में किस नियम के तहत आवंटित किया गया है, इसकी उचित स्तरीय जांच कराई जाए तथा नियम विरुद्ध आवंटित दुकान को तत्काल निरस्त किया जाए तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं विधायक जी से अभी भी बोल रहा हूं कि वो दुकान का नाम दे देंगे, मैं उसको दिखा। श्री कवासी लकमा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा बस्तर संभाग में पहला क्वेश्चन था, उसी प्रकार का फिर मेरा भी क्वेश्चन है। वो बस्तर संभाग का था, मेरा 5 जिला का था। स्वयं इसी प्रकार जो क्वेश्चन उत्तर दिए दोनों का मिला जुला, मैं आपसे माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं। बस्तर आदिवासी जिला है, आदिवासी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री है। हमारे इतना आदिवासी लोगों का दान खरीदी क्यों नहीं हुआ? पंजीयन होने के बाद क्यों उन लोगों का दान खरीदी नहीं हुआ? पहला क्वेश्चन है। और आपके बाद दूसरा क्वेश्चन तो पूछ ही लूंगा, लेकिन अध्यक्ष जी कर्जा लिए थे, लोग केसीसी लोन लिए थे, बेटी का शादी करना है, विवाह करना है, ये घर बना रहे हैं, वो कुछ से वो नहीं पा रहा है दान खरीदी नहीं होने के कारण। इसलिए मैं पहले मंत्री जी से ही जानना चाहता हूं कि 5 जिला में 32,200 चिल्लर किसान का दान खरीदी क्यों नहीं किया, वो बताएं। माननीय सभापति महोदय जी, हमारे आदरणीय विधायक जी के द्वारा पूछा गया है कि धान खरीदी क्यों नहीं किया गया है। मैं वही कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, जो किसान धान खरीदी केंद्र पे धान लेकर आए उसका धान हम खरीदे, और धान नहीं खरीदे गया है यह कहना उचित नहीं। माननीय सभापति महोदय, हम किसानों का जो खरीदी केंद्र तक के धान लेकर के आए उसका धान खरीदी किए। सभापति जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, 700 चिल्लर किसान टोकन जारी हुआ था, और टोकन जारी होने के बाद भी उनका दान खरीदी नहीं किया गया, और 32,200
किसान जो धान खरीदी पंजीयन किया था उनका भी धान खरीदी नहीं हुआ। इसलिए मैं तो छोटा सा क्वेश्चन पूछा, कारण क्या है? ये लोग मतलब पंजीयन भी किया और गिरदावरी भी हुआ, उसके बाद धान खरीदी क्यों नहीं हुआ? कितना बार बस्तर के लोग हड़ताल, चक्का जाम, हड़ताल करने के बाद भी धान खरीदी नहीं होने से अब आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में दूसरा सारा धान बेच रहा है। और मेरा 32,000 किसान में 206 करोड़ रुपया उन लोगों को मिलना था। 206 करोड़, और उसका भर्ती कौन करेगा? उन लोग आशा भरे आपके बड़े बड़े घोषणा पत्र में लिखे थे, हम नगद पैसा देंगे, पंचायत में खरीदी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसलिए किसान ज्यादा मेहनत किए थे अध्यक्ष जी, लोन लिए थे, खाद लिए थे, बीज लिए थे, पाला लगाए थे। उन लोग का क्या होगा? उनका कर्जा किसान पटाएगा? माननीय सभापति महोदय, हर साल ये प्रतिवर्ष की जो भी धान खरीदी होता है, जो ऋणी किसान है उनका भी धान खरीदी करते हैं माननीय सभापति महोदय, और वो खुद धान बेचने के लिए ही धान खरीदी के अनुपस्थित नहीं होता, तो उसका धान कैसे खरीदा जा सकता है माननीय सभापति महोदय? ऋणी किसान है जो ऋण लिए हैं, माननीय सभापति महोदय, जो ऋण लिए हैं माननीय सभापति वो लोग महोदय, नगद में भी जमा किए। मैं पूरा उदाहरण रखा हूँ, सभापति महोदय, पूरा झूठ है ये। उसको मैं बता दूंगा। लगातार किसान महोदय नारे बोल के भाषण देते हैं, धान का किसान का धान खरीदी करेंगे तो नलतनार कब बनेगा? बड़ा बड़ा भाषण रोज होता है, नलतनार बना रहे हैं, नलतनार छत्तीसगढ़ आता नहीं है, इतना कौन तो लिख दिया, नलतनार बन गया। धान खरीदी नहीं हुआ, इसका चूची है, मैं पटल पर रख देता हूं। गोल्लापल्ली का ये टोटल आदिवासी लोग है, दोरला जाति के लोग है। गोल्लापल्ली, किस्टाराम, बेजी, कोंटा, पूरा बस्तर का नहीं बता रहा हूं। मेरे विधानसभा का 3 खरीदी केंद्र है, किस्टाराम, गोलापल्ली, कोंटा, बेजी, ये लिस्ट है। उन लोग अभी तक दान रखा, दान रखने के बाद पटवारी जाता है, जांच करता है, उसको केस किए ऊपर से। तो एक क्या सरकार का नियम है? ये जो लोग दान का बेच नहीं पाए, अभी उनको कर्जा पटाना है, से सरकार पटाएगा क्या? ये लिस्ट दूंगा। माननीय सभापति महोदय, जो कृषि ऋण लेता है माननीय सभापति महोदय, उसका भी हम धान खरीदे हैं, और वो बेचने ही खरीदी के अंदर नहीं आ रहा है, तो उसका धान कैसे खरीदा जा सकता है? माननीय सभापति महोदय, धान जो है बैंक में नगद, मेरे पास उदाहरण है माननीय सभापति महोदय, मेरे किसान के लिए माननीय सभापति महोदय, किसान बेचने गए कर्जा वाले, उसके बावजूद भी उसको समर्पण करवा दिए, पहले से धान नहीं बेच पाए मेरे क्षेत्र में। किसको बोलते हैं सभापति? आप भी किसान हो, या पूरा छत्तीसगढ़ के लोग किसान बैठे हुए हैं। क्रेडिट किसको लेते हैं? जो किसान है, पट्टा लेके देते हैं, पट्टा। बिना पट्टा का उनके कर्जा नहीं मिलता है। शादी का कर्जा अलग होता है, घर का कर्जा अलग, लोन दुकान करने के लिए कर्जा अलग होता है। ये खाली दान खरीदने के लिए, दान लगाने के लिए, लेबर को देने के लिए लिया है। वो दान अभी घर में है, अगर जांच करेगा उसको लेंगे या दान लेंगे या कर्जा पटाएंगे, ये बताएं। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, जो बस्तर में जो 5 जिला बता रहे हैं, पिछले कार्यकाल से इस साल दुगुना धान खरीदी हुआ है माननीय सभापति महोदय। उसके बाद बोलते हैं कि धान खरीद दुगुना और कहीं कहीं 3 गुना भी धान खरीदा इस साल, और उसके बाद कहते हैं कि धान नहीं खरीदा है। धान कैसे नहीं खरीदे माननीय अध्यक्ष महोदय? 3 गुना कहां से हो रहा है? ये झूठ बोल रहा है कि नहीं अध्यक्ष सभापति जी? पूरा धान 900 लाख कुंटल धान खरीदी पूरा नहीं कर पाए, फिर डबल कहां से हुआ, ट्रिपल कहां से हुआ? ये झूठ बोल रहा है कि नहीं? बता। देखिए, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, सब विलोपित किया मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। देखिए, जो धान का टोकन, सुनिए, कर्जा लिया है, उस घर में दान जांच करोगे? वो धान का टोकन
और वो सत्यापन हुआ था, वो धान कुछ किसानों का रह गया था। उस किसान के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 फरवरी और 6 फरवरी को समय दिया है, और उस 2 दिन में जो बचा हुआ किसान था उसका खरीदी किया है माननीय सभापति महोदय। और यह कहना गलत है कि धान खरीदी नहीं हुआ है। बोलूंगा पूरा प्रदेश में जो खरीदी हुआ है, मेरे पास पूरा 5 साल का भी रिकॉर्ड है। नहीं, 5 साल का मत बताना, 5 साल के लिए मैं पूछ रहा हूँ। ये 2 दिन जो माननीय मुख्यमंत्री जो घोषणा किया था, ये 3 चौसाठी में कितना धान खरीदी किया बता, आप ही बता। 2 दिन जो घोषणा किए थे उसमें कितना कुंटल खरीदी हुआ? टीटाराम, गोलापल्ली, बेजी, कोंटा, इसी में बता, पूरा बस्तर का नहीं बता रहा। दीजिए माननीय विधायक नहीं जी, दूंगा भाई। अलग से उत्तर दे, आपके प्रश्न में है ही नहीं। नहीं, आप ही तो बोल रहे हैं 2 दिन हम बढ़ाए, धान खरीदी किए, तुम्हारा रिकॉर्ड में तो होगा। ये 3 चौसाठी में, 4 चौसाठी में 2 दिन में 2 कुंटल लिए, 10 कुंटल लिए, इतना तो होगा। जानकारी ले ले उधर से और बता दे। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा पामगढ़ में आपके विधानसभा में अभी नहीं आएगा भाई। सेम प्रश्न है। कहाँ बस्तर का मामला, कहाँ तुम पामगढ़ में आ गए? सेम प्रश्न है सभापति। वो प्रश्न नहीं है, अभी तो बहुत अवसर मिलेगा बोलने का। मंत्री जी, अंतिम क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न माननीय सदस्य। अध्यक्ष सभापति जी, मेरा यही क्वेश्चन है, वहां के लोग आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के पास के लोग हैं, वो नस्ल क्षेत्र के लोग हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। खेती आंध्रा में ज्यादा होता है, तेलंगाना में ज्यादा होता है, बॉर्डर एरिया है। उन लोग इतना कर्जा लिए, एक ही सोसाइटी में 20,000 लोग कर्जा लिए, कीस्टाराम, गोलापल्ली, उन लोग इतना पर्सन है। मैं इतना क्वेश्चन कर रहा हूं कि या तो दान बच्चा वाला खरीद ले या उनका कर्जा माफ कर दे, जिसका पट्टा से कर्जा लिए थे किसान के लिए। माननीय सभापति महोदय, अब हमारे विधायक जी पूछ रहे हैं, और मैं तो कहना चाहूंगा, जो धान बेचने आए समिति में उसका धान खरीदे हैं। मैं आज भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, माननीय सभापति महोदय धान आए हैं और उसका धान हम किसान खरीदते हैं। लगातार परेशान हो रहा था, धान लिया नहीं गया है। माननीय सभापति महोदय, और वो विधायक जी का जो प्रश्न उसमें उद्भुत नहीं होता। क्या पूछ रहे हैं वो? 3 गांव पूछ रहे हैं। श्रीमती विद्यावती सिद्धार्थ। सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, सबकी तरफ से मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ। सभापति महोदय, सबसे पहली बात तो ये है कि मंत्री जी ये कहना बंद करें कि जो किसान बेचने आए उसका हम लोग खरीदे हैं। आप तो भाई जाके घरों में किसानों को जो दूसरा या तीसरा टोकन लिए उसके घर में आप सत्यापन करने गए। दूसरी बात यह है, टोकन कटने, मेरा प्रश्न ये है, कितने किसान हैं बस्तर में, उसी 5 जिले जो प्रश्न पूछा है, कितने किसान हैं दूसरा टोकन कटा उसके बाद भी वो धान नहीं बेच पाए? मैं आपके प्रश्न में सीमित हूं। तीसरी बात यह है, दूसरा प्रश्न यह है, एक ही साथ सब मिला के दे दीजिए, ऐसे कितने किसान हैं जो लखमा जी ने कहा कि जो ऋणी हैं, टोकन कटा है, किसान धान बेचना चाहते हैं लेकिन वो किसान धान नहीं बेच पाए, इतने किसान कितने हैं? तीसरा प्रश्न इसी में एक साथ मिला के दे दीजिएगा। तीसरा प्रश्न ये है, जो ऋणी किसान हैं, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी उदारता पूर्वक 2 दिन बढ़ाया था, 5 और 6 तारीख को, उसके बाद भी किसान धान नहीं बेच पाए। तो जो किसान ऋणी हैं उन किसानों का धान ये सरकार खरीदेगी क्या, और नहीं है तो उनका कर्जा माफ करेगी क्या? ये प्रश्न है, इतना उत्तर दे दीजिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय हमारे नेताजी भी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। नहीं, नेता मत लेंगे, आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। आपके कार्यकाल का भी रिकॉर्ड में रखा हूं। आप माननीय मंत्री अभी तो बताइए ना, आप अपने कार्यकाल का बताइए। आप अपने कार्यकाल का बताइए, कार्यकाल का भी है। आप भी धान, ऋणी किसान का धान खरीदे भी थे और नहीं भी खरीदे थे कुछ लोगों का, जिसका धान तो बताइए आप, अभी थे उसका कर्ज माफ किए क्या? तो सीधा सीधा माननीय सभापति महोदय, क्या है, जो धान बेचना है उसी धान खरीदे हैं सभापति महोदय। और जो तो सीधा सीधा उत्तर दीजिए कि वो किसान धान बेचना चाहते हैं, आप बेचा है वो भी। अरे बेचना, अभी जिनका ऋण नहीं पटा है और वो बेचना चाहते हैं, उसके पास धान है तो उसका धान खरीदेंगे क्या? श्रीमती विद्यावती सिद्धार्थ। माननीय महोदय जी, बस्तर में
संगीन मामला है। ये कोई बस्तर जी 2 क्वेश्चन आया, कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला। बंद करो, बंद करो, किसानों को धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आपके उत्तर से हम लोग संतुष्ट नहीं है। किसानों के साथ मैं आपके धोखाधड़ी कार्यकाल आपने में- किया है। अंग्रेजों को 5 साल तक दमन करनी है तो उसका क्षमता क्या रखिए। उपाय है? आप लोग तो जो भी सोच के किसान आते हैं। धान बेचने आए सारा जवाब दे रहे हैं। उसका धान हम खरीदे हैं। श्रीमती विद्यावती सिदार। विद्यावती सितार, आगे चलिए। श्रीमती विद्यावती सिदार। प्रबोध मिंज। माननीय सभापति जी, मैंने महिला बाल विकास की मंत्री महोदया से एक प्रश्न पूछा था, उसमें उन्होंने जवाब दिया है। विद्यावती जी इसीलिए सोच समझ के चक्कर में पड़ा करो। वो को खुद दूसरे के प्रश्न में पूछ लिए 3 बार भूपेश बघेल जी, और आपका मूल प्रश्न गया। अब जाओ पीछे पीछे। वो जनता ने इसीलिए भेजा है कि आपको प्रबोध मिंज जी। अपने क्षेत्र की बात रखने के लिए भेजा है कि माननीय भूपेश सभापति बघेल जी। पीछे पीछे घूमने के लिए चुनावी भेजा है, चुन के आपको। ये पीछे मैंने नहीं भेजे दिव्यांग हैं, गलती हो गया। आपको पीछे पीछे होगा। घूमने के लिए चुन के नहीं भेजा है। अब वो दूसरे माननीय प्रश्न में सभापति जी, पूछेंगे। मैंने महिला बाल विकास माननीय मंत्री जी से दिव्यांगजनों के पदोन्नति के संबंध में सवाल पूछा था, और उन्होंने जवाब में ये कहा है कि पदोन्नति का जो नियम है, अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार प्रत्येक सरकारी स्थापन में नियुक्ति के दिव्यांगजनों द्वारा भरे जाने वाले जो पद हैं, उनके लिए आश्रित पदों के प्रत्येक समूह में कुल रिक्तियों की संख्या का 4% संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित करेगी का प्रावधान है, तथा छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिनियम 2023 के नियम 27 में प्रत्येक सरकारी स्थापन में दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु छत्तीसगढ़ शासन समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश अनुसार आरक्षण रहेगा का प्रावधान है। लेकिन मूल प्रश्न के उन्होंने जवाब में कहा है कि उन्होंने जी नहीं का उत्तर दिया है। उसके साथ मैंने जो बताया उसको उन्होंने प्रतिस्थापित किया है। तो इस संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदय जी से थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि ये जो नियम अधिनियम के बारे में मैंने पूछा, उसमें दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए जो अधिनियम और नियमों को क्रियान्वयन के लिए क्या समाज कल्याण विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है क्या, उनके देखरेख के लिए, उनके बाकी पदोन्नति या और भी आरक्षण उसके संबंध में देखरेख करने के लिए? माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य ने दिव्यांगजन से संबंधित प्रश्न किए हैं, क्योंकि दिव्यांगजन ऐसे श्रेणी में आते हैं कि उनके प्रति संवेदना सभी के लिए होती है। और आंसर बताने से पहले मैं माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहूंगी कि पिछले बार भी उन्होंने प्रश्न दिव्यांगजन से संबंधित किए थे, उसमें पदों की चिन्हांकन के लिए, तो पदों का चिन्हांकन पूरा हो गया है माननीय सभापति महोदय जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रश्न किया और प्रश्न के बाद तत्काल संज्ञान लेते ही इसको पूरा किया हमने। माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि अब नियम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 अनुसार और छत्तीसगढ़ दिव्यांग अधिकार नियम 2023 की धारा 27 के अनुसार 2016 में पदोन्नति की बात कही है, और इसमें माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाह रहे हैं कि उन्हें नोडल हम मनाते हैं कि नहीं, यही प्रश्न है। तो माननीय सभापति महोदय जी, दिव्यांग कल्याण
संबंधित नोडल विभाग समाज कल्याण है। आरक्षण निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है। माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से इसी संबंध में ये जानना चाहूंगा। मैंने पदोन्नति के संबंध में पूछा था, लेकिन जवाब में आया है कि उसकी नियुक्ति और बाकी चीजों में उनमें आरक्षण 4% का प्रावधान है। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे जानना चाहूंगा कि जो नियम अधिनियम है 2016 की धारा 34 के तहत और 2023 की धारा 27 के तहत किसी विभाग में जो सेवा में नियुक्ति की जाती है वो किस प्रकार की जाती है? यदि इसकी जानकारी हो तो बताएं, इसके बाद मैं आगे पूछूंगा। माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 में जो 4% आरक्षण की बात हम कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी, तो इसमें नियम मैं बताना चाहूंगी माननीय सदस्य को कि भारत सरकार द्वारा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 अनुसार शासकीय सेवा के लिए प्रत्येक विभागों में दिव्यांग जनों के रिक्त पदों पर नियुक्त के लिए भरे जाने वाले पद न्यूनतम 4% का आरक्षण भारत सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय जी, लेकिन सभापति महोदय, मैं फिर से जानना चाहूंगा कि ये भर्ती और पदोन्नति के बारे में मैंने पूछा था, तो जो इन्होंने जवाब में कहा है कि इसमें जो भर्ती नियम है वो भर्ती के संबंध में कहा, लेकिन मैंने पदोन्नति के बारे में पूछा था और पदोन्नति के संबंध में उन्होंने आंसर में कहा है कि जी नहीं, इसमें कोई आरक्षण लागू नहीं है। तो मैं ये जानना चाहा, इसलिए मैंने जानना चाहा था कि भर्ती का तात्पर्य क्या है, उसमें भर्ती में किस प्रकार से भर्ती की जाती है, उसके बारे में यदि जानकारी हो, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार ये जो जवाब उन्होंने दिया है वो विभाग के लोगों ने उनको गलत जानकारी उपलब्ध कराई है। और ये जो भर्ती के जो नियम है, नियम 6 में जो भर्ती का तरीका है, इसको मैं बताना चाहूंगा। इसमें जो प्रावधान दिया गया उसमें इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी। पहला क में दिया है प्रतियोगी परीक्षा अथवा चयन के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा। ख में दिया हुआ है सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा। ग में दिया है ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं के ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों जैसा कि इस विनिर्दिष्ट किया जावे। यही नियम सभी विभागों में भर्ती नियमों में उल्लेखित है। और चूंकि जब आरक्षण है केवल सीधी सीधी भर्ती यदि सीधी परीक्षा से होती है तो उसमें तो आरक्षण 4% दे रहे हैं, लेकिन अभी तक विभागों में चाहे कोई भी विभाग हो, इन विकलांगों को देखने वाला, उनके पदोन्नति करने वाला विभाग कोई नहीं है। और चूंकि नोडल अधिकारी, नोडल विभाग जो है समाज कल्याण विभाग है, तो समाज कल्याण विभाग को सारे विभागों को समन्वय करके ये हर विभाग में देखना चाहिए कि किस विभाग में पदोन्नति हुई, 4% का उनको जो प्रावधान उसको दिया जा रहा है अथवा नहीं दिया जा रहा है, इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और इसमें जवाब में भी कहा गया भर्ती, सीधी भर्ती के बारे में बता दिया गया, लेकिन भर्ती का तात्पर्य पदोन्नति से भी पदों की भर्ती करना है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे जो पदोन्नति से भर्ती किया जाना है उसको, इस भर्तियों को कब तक किया जाएगा? ऐसे जो विकलांग लोग हैं इनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें निर्देश जारी किया गया। माननीय सभापति महोदय जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगी कि जो प्रश्न में उन्होंने कहा है माननीय सभापति महोदय जी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 एवं छत्तीसगढ़ दिव्यांग अधिकार नियम 2023 की धारा 27 के अनुसार 2016 से पदोन्नति की बात की है, लेकिन आरक्षण अगर हम सीधी भर्ती में देते हैं माननीय सभापति महोदय जी, तो भारत सरकार के द्वारा 4% का आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय जी, छत्तीसगढ़ दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2000 माननीय सभापति महोदय जी, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 2016 की धारा 27 में इसमें नियम का प्रावधान है, क्योंकि भारत सरकार 4% दे रहा है, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत 7% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। माननीय
सभापति महोदय जी। माननीय सभापति महोदय, मैं तो केवल पदोन्नति के बारे में जानना चाह रहा हूँ। भर्ती का तात्पर्य पदोन्नति से भी पदों को भरना है। आप माननीय सभापति महोदय जी, मैं भी मंत्री जी एक मिनट, आप क्या है उसको स्पेसिफिक ये पूछ लीजिए कि भर्ती का जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उसमें सीधी भर्ती केवल आता है कि पदोन्नति भी से लिया जाता है, वो भी उसमें आता है। और वो पूछ लीजिए उसको, यदि वो आता है तो उसमें इन्होंने पदोन्नति का किया है क्या शामिल उसमें, इतना पूछिए ना आप उसको। माननीय मंत्री महोदय, मैंने वही सवाल पहले पूछा था कि नियम जो बता रहे थे आप, धारा 2016 की धारा 34 का जो नियम है और 2023 की धारा 27 के विभाग में जो सेवा की नियुक्ति का जो प्रकार कैसे की जाती है, वो इसीलिए मैंने पूछा था कि इसमें जो इस नियम है, इसके नियम में जो भर्ती का प्रावधान है वो केवल सीधी भर्ती के लिए भी है या पदोन्नति से भर्ती का भी प्रावधान है, इसका जवाब दीजिए। जी माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि भारत सरकार ने ये तय किया है कि समुचित सरकार अपने समय समय पे पदोन्नति के लिए निर्णय ले सकता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ने 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया है पदोन्नति में। नहीं, मैंने पूछा, माननीय मंत्री जी इस बात का जवाब देंगे कि सीधी भर्ती में तो आप भर्ती कर ले रहे हैं, लेकिन जो पदोन्नति से 4% जो भर्ती करना है, वो भर्ती आज तक क्यों नहीं है और कब किए जाएंगे इसमें? जी माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि पदोन्नति में 4% नहीं है, हमारा राज्य सरकार 3% का प्रावधान किया गया है। और पदोन्नति के लिए माननीय सभापति महोदय जी, पदोन्नति के लिए अभी तक विभाग के द्वारा एक भी नहीं किया गया है, क्योंकि जब पदोन्नति होता है तो मूल प्रश्न तो यही है ना कि आप खुद बता रहे हैं कि नहीं हुआ है, तो मूल प्रश्न माननीय सदस्य का वही है कि क्यों नहीं हुआ है। जब सीधी भर्ती में 4% का प्रावधान है, उसको आपने शामिल कर लिया है कि राज्य केंद्र सरकार के द्वारा उसको अनुमोदित हो गया है, यहाँ छत्तीसगढ़ में उसका लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इतना ही उसका प्रश्न है। अभी तक माननीय सभापति महोदय जी, पदोन्नति में 3% का आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन अभी तक एक भी पदोन्नति नहीं हुआ है। माननीय सभापति जी, ये राजपत्र है मेरे पास और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, गाइडलाइन दिया है कि ये जो आरक्षण है, ये इसको 3% जो कह रहे हैं उसको 4% करने का ये आदेश भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक प्रकरण में दिया गया। यदि इसकी जानकारी माननीय मंत्री महोदय को न हो गई तो मैं उसको भी उपलब्ध करा दूंगा, और इसलिए मैंने 4% का बात कहा था। और ये पदोन्नति में भी ये कब तक कर दिए जाएंगे, आप कह रही हैं 3%, तो 4% को भी आप देख लें, संशोधन में जो उसमें कर लें जो भी आवश्यक है। इसके लिए मुख्य सचिव ने भी पत्र लिखा था, उसको देख लें। और तीसरा, मैंने एक सवाल ग में पूछा था कि यदि इसके संबंध में, पदोन्नति के संबंध में, भर्ती के लिए इसमें कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसे माननीय मंत्री महोदय जी ने जवाब में जी नहीं कहा है। कोई आवेदन 2022 से उपलब्ध नहीं हुए हैं, तो मैं उनकी जानकारी संज्ञान में भी दे दूं। मैंने खुद, मेरा पत्र है एक ऐसे सेवक के लिए जिन्होंने पदोन्नति के लिए आवेदन विभाग में दिया था, मैंने मुख्य सचिव को भी लिखा था, लेकिन उसमें अभी तक इसके जवाब गलत इनको विभाग के अधिकारियों ने दिया है, उसको भी संज्ञान लें। और ये भर्ती कब तक 4% के आधार पर पदोन्नति में करेंगे, कोई समय सीमा हो तो इसके लिए बता दें, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इसको कर लिया जाएगा। क्योंकि पिछले सदन में मैंने इसी से संबंधित विकलांगों के संबंध में 1 साल पहले पूछा था, लेकिन 1 साल के बीच में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय मंत्री महोदय इसमें बताएंगे, समय सीमा बताएंगे। माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि पदोन्नति की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पदोन्नति भारत सरकार के द्वारा 4% का है, लेकिन ऐसा नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 3% का ही वो भारत सरकार समय समय पे सरकार तय कर सकती है। तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत 3% का प्रावधान रखा है। रही बात माननीय सभापति महोदय जी कि कब तक पदोन्नति कर लिए जाएंगे, माननीय सभापति महोदय जी, जब शासकीय सेवकों में, जब संपूर्ण सेवा काल में एक बार पदोन्नति देने का शासकीय सेवकों में प्रावधान होता है, लेकिन शायद अभी खुद लेना नहीं चाह रहे होंगे,
पदोन्नति के विषय आए थे माननीय अध्यक्ष महोदय जी, लेकिन उन्होंने खुद जितने शासकीय सेवक माननीय सभापति जी कोई पदोन्नति लेना कैसे नहीं चाहेगा जो पदोन्नति के लिए मांग रहे हैं। माननीय सभापति महोदय जी, माननीय वरिष्ठ उसमें ना माननीय मंत्री जी एक मिनट, उसमें केवल 1 मिनट, आपके जानकारी में हो ना हो अलग बात है। आप अधिकारियों से एक बार निर्देशित कर दें, उसके एक बार जांच करा ले और जांच कराने के बाद में उसको यदि वो लागू होगा तो उसका प्रमोशन करें और माननीय सदस्य को आप अवगत करा देंगे। तो एक समय सीमा बता दें, उसका जानकारी उसकी जांच करा के विधिवत रूप से उसका पालन करें। सभापति महोदय, ये उच्च न्यायालय के जो निर्देश मैं बता देना, मान लो उसके जानकारी परिपालन में ये विभाग के द्वारा सर्कुलर भी जारी हुआ है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये मैं जानना यही चाह रहा था वो हर कहीं भी रहे, कि चाह रहे पदोन्नति के लिए निर्देश भी है, देना नहीं रहे तो घुमाते इसने, अरे दिव्यांग मतलब दे दे भाई। आप बैठिए। प्रमोद जी, माननीय मंत्री जी, इसमें समय सीमा निर्धारित करें आप अधिकारियों से जांच करा के उसको। माननीय होली का असर उतरा नहीं है, उसी का असर दिखाई दे रहा है। नहीं, होली उतर गया है। माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि मैं इसके बारे में संज्ञान ली तो पदोन्नति एक व्यक्ति का होना था, लेकिन उन्होंने स्वयं लिखित में दे दिया कि मैं अभी पदोन्नति नहीं चाहूंगा। मैं एक व्यक्ति का नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ जो नियम और शर्तें की बात है, आप अधिकारियों से उसकी जांच करा ले, जांच करा करके सदस्य को अवगत करा देंगे, लागू हो सकता है तो लागू करा देंगे। माननीय सभापति जी, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि सारे विभागों में नोडल जो विभाग है वो समाज कल्याण विभाग है, तो समाज कल्याण विभाग संज्ञान सभी विभागों से ले, सभी विभागों में विकलांगजन नौकरी में है, कार्यरत है, लेकिन उनको ये पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिल पा रहा। और ऐसे मेरे संज्ञान में 4-5 आवेदन है जो जानकारी में, ऐसे तो पूरे विभागों का बहुत सारे आवेदन होंगे। तो माननीय मंत्री महोदय जी, इसको कब तक संज्ञान में लेंगे, कब पदोन्नति करेंगे और उसकी सूची मुझे उपलब्ध कराएंगे क्या? जी माननीय सभापति महोदय जी, इसकी सूची माननीय सदस्य को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, श्री चैत्रा मटावी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं जिला दंतेवाड़ा में कुपोषण की रोकथाम तथा आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्यकर्ता एवं सहायिका निर्माण नियुक्ति के संबंध में क्या महिला बाल विकास मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे, जिला दंतेवाड़ा में वर्तमान में कितने बच्चे कुपोषण की श्रेणी में चिन्हित हैं? माननीय सभापति महोदय जी, जिले दंतेवाड़ा में माह जनवरी 2026 की स्थिति में पोषण ट्रैकर ऐप के अनुसार 0 से 6 वर्ष के कुल 5203 बच्चे कुपोषण की श्रेणी में चिन्हांकित है। माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, पोषण की रोकथाम हेतु संचालित योजनाओं का लाभ सभी पात्र बच्चों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? मंत्री जी बताएंगे। माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य ने कुपोषण से संबंधित सवाल किए हैं, तो मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगी कि कुपोषण के रोकथाम के लिए विभाग द्वारा अनेक प्रकार की गतिविधियां और उन्हें पूरक पोषण आहार, कुपोषण से मुक्त कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना संचालित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो पात्र हितग्राही हैं उन्हें हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय जी। सभापति महोदय, दंतेवाड़ा जिले में गर्भवती महिला एवं दात्री माताओं को पोषण आहार एवं सहायता राशि समय पर क्यों नहीं मिल पा रहा है? मंत्री जी बताने का। माननीय सभापति महोदय जी, दंतेवाड़ा जिले या हम कहें पूरे प्रदेश भर में गर्भवती महिलाएं हो, चाहे शिशुवती महिलाएं हो, चाहे हमारे बच्चे हैं, उनको समय समय पे रेडी टू ईट के माध्यम से, गर्म भोजन के माध्यम से, पोषण आहार के माध्यम से समय समय पे उन्हें आहार प्रदान किया जाता है। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय जी, रही बात सहायता राशि की, तो सहायता राशि माननीय सभापति महोदय जी, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के माध्यम से प्रथम संतान होने पे 5,000 रुपए 2 किस्तों में और दूसरी संतान अगर बेटी जन्म लेती है तो उसमें 6,000 रुपए एक मुश्त
एक मुश्त दिया जाता है माननीय सभापति महोदय जी। सभापति महोदय, सुरक्षित प्रसव एवं मातृ मृत्यु दर कम करने हेतु जिले में क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं, मंत्री जी बताने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय जी, सुरक्षित प्रसव व मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से गर्भवती महिलाओं का पंजीयन कर आयरन की गोली, गर्भ की जांच, टीटी का टीकाकरण, प्रदाय का संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए ये आप सब अटामी जी, आपने वो प्रश्न किया है वो आंगनबाड़ी भवन उसको पूछ लीजिए ना, बाकी तो सभापति महोदय, दंतेवाड़ा जिले में कितने आंगनबाड़ी केंद्र स्वयं के है और भवन एवं कितने बिना भवन के संचालित है? आपने इसमें दिया 817 स्वयं के और 245 किराए पर चल रहा है। इसको कब तक आप नया भवन दिलाएंगे, मंत्री जी बताने की कृपा करें। क्योंकि माननीय सभापति महोदय जी, भवन की जो संख्या है वो 816 है और किराए पे जो भवन विहीन है वे किराए के भवन पे भी चल रहे हैं, कुछ शासकीय भवन पे चल रहे हैं और सामुदायिक भवन पे भी चल रहे हैं। जो शेष हैं या आने वाले समय में माननीय सभापति महोदय जी जैसे बजट हमारे पास उपलब्ध होगी उस आधार पे हम धीरे धीरे करके स्वीकृत देंगे। श्री पुरंदर मिश्रा। धन्यवाद सभापति महोदय। क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में कितने जिला खाद्य अधिकारी एवं नागरिक आपूर्ति विभाग प्रबंधकों के विरुद्ध शिकायत जांच कार्रवाई चल रही है? कितने अधिकारी प्रबंधकों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है? क्या यह सत्य है कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर शिकायत चल रही है वो प्रमुख पद पर है? यदि तो किन कारणों से? प्रश्न करें ना, समय कम है। उतना तो पता नहीं ना, हो गया। बताइए मंत्री जी। इसको पढ़ते नहीं, आप प्रश्न करिए मौखिक रूप से। जिन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्रवाई प्रक्रिया में है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? बताइए। माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक जी का प्रश्न है। 2 खाद्य अधिकारी के विरुद्ध शिकायत है, एक का उसमें जांच चल रहा है, एक निलंबित है। उसी प्रकार कुल 9 नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक है माननीय सभापति महोदय, जिसमें 2 सेवानिवृत्त है और 2 निलंबित है और बाकी के ऊपर जांच चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे विधायक जी के जो प्रश्न है उसे जांच होते तक वहां से हम अत्यंत हटवा देंगे। क्या नागरिक आपूर्ति निगम में शासन से स्थानांतरण नीति का पालन किया जाता है और क्या जाता है तो बताएं, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार वहां शासन द्वारा स्थानांतरण नीति पर रोक है और उसके बाद भी कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, शासन की स्थानांतरण नीति का पालन के संबंध में माननीय विधायक जी पूछे हैं। यदि इस प्रकार किया जा रहा है तो मैं उस पर स्थानांतरण अवधि को छोड़कर के शेष अवधि में बगैर शासन के अनुमोदन उपरांत ही स्थानांतरण हो सके इसके लिए अधिकारियों को मैं निर्देशित देना चाहता हूं। माननीय सभापति, क्या उसमें न्यायोचित कार्रवाई करेंगे? जी माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट बता दिया हूं। जिसमें आपके द्वारा जो जानकारी चाहा गया है उसके संबंध में, ट्रांसफर के संबंध में आज विशेष रूप से कार्रवाई करेंगे ये पूछ रहा हूं मैं मंत्री जी। 12 महीना ट्रांसफर हो रहा है, इसके संबंध में आपका प्रश्न है, उसको बता दिया। वो शासन के नियम में है नहीं, उसके बाद भी आपका ट्रांसफर हो रहा है, बता दिया। उसके लिए अब शासन के पास अनुमोदन के लिए प्रकरण आएगा। वो गरीब मन के राशन कार्ड कटे है तो करो चिंता करा। ये स्पेशल आपको बता दिया मैं माननीय विधायक महोदय जी। धन्यवाद मंत्री जी, आप कार्रवाई कर दें यही उम्मीद है। प्रश्नकाल समाप्त।